हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के मैथ का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नंबर आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस पे अच्छे ऑब्जेक्टिव को देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर ये हमारा 3 है मैथ का, और इसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले नंबर इस चैप्टर में जितने भी परिभाषाएं और सूत्र आते हैं उसको देखेंगे। तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इससे संबंधित कुछ सूत्र देख लेते हैं। तो दो चर पढ़ने से पहले नंबर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण तो वैसा समीकरण जो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का हो। ax प्लस बी बराबर 0 का रूप का हो उसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। फिर से ध्यान से सुनिए, वैसा समीकरण जो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं। जहां a और b कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। या इसको ऐसे भी परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें एक चर तथा उसका अधिकतम घात 1 हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरा परिभाषा बोल रहे हैं। वैसा समीकरण जिसमें एक चर और उसका अधिकतम घात 1 हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। नाम से याद रखिए, एक चर मतलब उसमें केवल चर एगुड़े होगा, या तो x होगा या तो y होगा। और रैखिक मतलब उसका घात कितना होगा? 1। पीछे बता चुके हैं। रैखिक मतलब रैखिक बहुपद जैसे बताए थे, तो रैखिक बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो। तो वैसे ही ये रैखिक है, मतलब उसका घात 1 होगा। चर कितना होगा? 1 होगा। एक चर और इसमें घात कितना होगा? 1। देखिए यहाँ पर चर x जो है वो इसमें चर केवल एक ही है, x, और इसका पावर सबसे ऊपर कितना छिपा हुआ है? 1। इसमें एक चर होना चाहिए और उस चर का एक ही घात होना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है, इसमें x और y दुगो हो नहीं सकता है। जब दुगो हो जाएगा तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। आगे बताएंगे। तो एक चर वाला चर कितना होना चाहिए? x या y या z कोई एक ही होना चाहिए, घात उसका एक ही होना चाहिए, घात भी एक ही होना चाहिए, तो वो कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसका हम लोग जैसे देख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5 बराबर 0, ये कौन चर वाला रैखिक समीकरण है? तो एक चर वाला है, क्योंकि इसमें चर एक है और इसका पावर अधिकतम भी एक ही है। अगर ये ऐसे आ जाता 2x स्क्वायर प्लस 5 तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहता। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रहता, क्योंकि इसका घात हो गया 2, तो ये एक चर वाला द्विघात समीकरण हो जाता। एक चर वाला द्विघात समीकरण। अगर पावर 3 हो जाता है तो कहते एक चर वाला त्रिघात समीकरण। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं रैखिक समीकरण के बारे में, तो यहाँ पर पावर 2 नहीं पढ़ेंगे। जिस बहुपद में एक चर हो, चर यहाँ पर x है हमारा, इसका घात सबसे बड़ा कितना है? 1 है, तो इसे कहेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब एक और बात हमेशा याद रखना है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं पहले। -2y - 1/2 बराबर 0। ये कौन चर वाला रैखिक समीकरण है? ये भी एक ही चर वाला है, क्योंकि इसमें केवल y एक चर दिखाई दे रहा है और ये 1/2 है, बराबर 0। तो चर एगुड़े हो गया, इसका घात भी 1 है, ये हमारा हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण का हल एक होता है। इसको व्यापक रूप कहा जाता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है, यानी कि वो कैसन दिखाई देता है, तो कुछ ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5 बराबर 0 एकदम सेम उसी के जैसा है। a की जगह यहाँ पर 2 है, x हो गया, b के स्थान पर 5 है और ये 0 हो गया। तो ax प्लस b के रूप का होता है रैखिक समीकरण।
इसका हल कितना होता है, यानी इसको हल करेंगे तो कितना शून्य निकलेगा, यानी कि आंसर कितना कब आएगा। तो यहाँ पर एक ही हल हमेशा होता है इसका। जैसे मान लीजिए कि इसको हल करते हैं 2x + 5 = 0, तो इसको अगर सोल्व करेंगे तो 2x है प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में, यानी कि -5/2। इसका कितना हल हुआ, केवल एक हल हुआ। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण का एक हल होता है और इसका व्यापक रूप ax + b = 0 होता है। ये इतना कंफर्म कर लेना है। अब चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में इसमें क्या कहा गया है कि दो चर होना चाहिए। तो पहले एक परिभाषा देख लेते हैं जो इसका वास्तविक परिभाषा है। तो वैसा समीकरण जो ax + by + c = 0 के रूप का हो, जो समीकरण ax + by + c = 0 का रूप का हो, उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। ऑब्जेक्टिव कहीं अलग से नहीं आता है, जो थ्योरी बता रहे हैं उसी में से ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसा रहेगा। तो ax + by + c = 0 के रूप का। तो जो समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का हो, उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आगे देखेंगे कि इसका एक और परिभाषा क्या हो सकता है। तो वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो तथा अधिकतम घात 1 हो, उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें दो चर तथा उसका अधिकतम घात 1 हो, उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ नाम से देखिए दो चर कहा गया है, मतलब इसमें दो गो चर होगा। मान लीजिए एगो x है तो एगो y होगा, दो गो चर होगा, घात कब रहेगा, एक गुणे रहेगा, क्योंकि रैखिक कहा गया। रैखिक का मतलब होता है 1, रैखिक का मतलब घात 1। तो इसमें दो चर होगा, जरूरी नहीं कि x से y हो, कुछ भी दो गो होगा चर, और इसका घात कितना होगा, एक होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक चर यहाँ पे, एक चर यहाँ पे, इसका सबसे बड़ा पावर मतलब इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 जरूर है, तो इसका घात हमारा कितना है तो 1 है। तो इसको कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि चर दो गो और घात एक गो है। जैसे देख लीजिए इसको व्यापक रूप कहा जाता है, पहले नंबर समझ लीजिए। व्यापक रूप जो ax + by + c = 0 है, इसको व्यापक रूप कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो ऑब्जेक्टिव में देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है। तो ax + by + c = 0, और इसमें a b c जो संख्याएं होती है वास्तविक संख्या होती है। a b c जो यहाँ पर है वो कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। तो ये भी दे सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप अगर ax + by + c = 0 है, तो इसमें a b c कौन सी संख्या है, तो वास्तविक संख्या पर टिक कर देना है। अब इसका देखते हैं हल। हल देख लेते हैं कि हल कितना होता है। तो इसका हल अनंत होता है, मतलब कि अनंतों हल होगा। किसका, दो चर वाला रैखिक समीकरण का अनंतों हल होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो पहले नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण के। जैसे देखिए 2x + 5y = 7, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, x - 2y - 5 = 0, ये भी कौन सा है समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और इसमें देखेंगे कि अगर पूछ दिया जाए कि इसमें a का मान क्या है, तो a का मान x से सटा हुआ जो रहेगा वो a का मान होगा। तो x से सटल क्या है 2, तो a का मान कितना हो गया 2। b का मान पूछा जाएगा, तो b जो होता है y से सटा हुआ है, तो यहाँ पर b का मान 5 हो गया। हई a का मान हो गया, हई b का मान हो गया। तो c का मान कितना होगा, तो c का मान जो बचा हुआ रहेगा वो c का मान होगा, लेकिन बराबर के इस पार होना चाहिए। हई कहाँ पर है, बराबर को किनारे, तो खींच के इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, वो बराबर को उस पर, इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस में, यानी कि वो -7 जो होगा वो c का मान होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए 2x + 5y + 7 उस पार, तो इधर लाएंगे तो माइनस में बराबर 0। ये a का मान हो गया, x से सटा हुआ a का मान, y से सटा हुआ b का मान, और जो बच जाएगा वो होगा c का मान, लेकिन बराबर किसी पर रहना चाहिए। ये तो हो गया a b c का मान कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें पूछ दिया जाएगा कि a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पर जब x के गुणांक होना चाहिए, x के गुणा में होना चाहिए, x सटल रहना चाहिए। तो x के गुणा में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है,
तो फिर भी समझना है कि 1 जरूर में गुणा में है, 1 किसी भी संख्या हो उसमें जरूर गुणा रहता है। तो a का मान अगर इसमें निकालेंगे तो a बराबर हो जाएगा इसमें a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा -2, माइनस आएगा तो लिखना ज़रूरी है, c बराबर -5। प्लस को नहीं लिखेंगे लेकिन माइनस को ज़रूर लिखेंगे, तो इतना हमारा आएगा। तो अब तो ये तो हो गया ABC का मान निकालने के बारे में, लेकिन इसमें बताएं कि अनंत हल होता है 2 चर वाला रैखिक समीकरण के। ताकि अनंत हल कैसे होता है ये देखेंगे। तो अनंत हल के लिए हम लोग यहाँ इस समीकरण को हल कर लेते हैं। चूँकि x - 2i - 5 बराबर 0 दिया गया है, इसमें क्या करते हैं कि किसी एक का मान निकाल लेते हैं। एक का मान निकालने का मतलब या तो x को अलग कर लेते हैं और ना तो y को अलग कर लेते हैं। तो चलिए x को अलग कर लेते हैं, यहाँ पे x को यहीं पर छोड़ देते हैं, i दोनों को उधर ले जाते हैं। ये हो गया 2i, माइनस में इधर था उधर गया प्लस में, 5 इधर माइनस में उधर गया प्लस में। अब क्या करेंगे, जो बराबर के उस पार आ गया है उसमें अपने मन से कुछ भी रखेंगे। ऐसे आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे ये सब, जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा चैप्टर 3 तो उसमें बताया गया होगा कैसे ये हल किया जाता है। 9th क्लास में भी बताया जाता है हल करने की विधि। तो इसमें y का मान अपने मन से रखा जाता है। जब y बराबर कुछ भी रखिए, अपने मन से कुछ भी रखिए, तो जब y बराबर 1 रख लेते हैं तो x बराबर 2 गुणे y की जगह पर 1 प्लस 5। तो 2 में 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5, जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। y के जगह पर अपने मन से 1 रखे हैं, तो y के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 + 5, यानी कि 2 एकम 2 + 5 बराबर 7। ऐसे ही अपने मन से जब 2 रखेंगे, y बराबर 2, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 अगर है तो 2, y के जगह पर 2 + 5, 2 दूना के 4 + 5 बराबर 9 है। समीकरण 1 माने उसे कोई मतलब नहीं है, मानिए ना मानिए उसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम जब 2 रखें तो कितना आ गया 9। उसी प्रकार से अगर 3 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 4 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 5 रखेंगे तो कुछ और आएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें अनंतों संख्याएं रखकर अनंतों मान ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, उसको गिना नहीं जा सकता है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल है, अनंतों हल है। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं जो इस चैप्टर का रीढ़ है, और उसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है। इस चैप्टर में केवल उसी से ऑब्जेक्टिव पूछता है ज़्यादातर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो सूत्र है क्या। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये शर्त हो गया, शर्त हो गया, यहाँ पर हलों की संख्या हो गया। परीक्षा में इसी से अधिकतर इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है। हलों की संख्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा युग्म का नाम, युग्म का नाम, यहाँ पर ग्राफीय निरूपण या चित्रीय निरूपण भी कह सकते हैं, ग्राफीय निरूपण, और लास्ट में मान लीजिए कि संगत या असंगत है। असंगत, कौन संगत होगा कौन असंगत होगा, ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे सूत्र आ जाएंगे। तो पहला हमारा शर्त हो जाएगा A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। पहला शर्त अगर आ गया कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो हलों की संख्या क्या होगा, तो इसमें एक हल होता है। एक को और क्या लिख सकते हैं, अद्वितीय लिख सकते हैं, अद्वितीय, यानी कि इसके जैसा दूसरा नहीं, मतलब केवल अकेले एक। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो हलों की संख्या क्या है, एक हल है। युग्म का नाम है क्या है, इसका युग्म का नाम हो जाएगा अविरोधी युग्म, अविरोधी युग्म। ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी कहने का मतलब जब भी ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से जाके काट देगा, ये कहीं ना कहीं कट जाएगा। दोनों समीकरण, 2 समीकरण दिया रहेगा तो ये प्रतिच्छेद करेगा। संगत असंगत में तो ये संगत होता है। इस पे बताएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव। और अगला देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, लेकिन लास्ट वाला बराबर अगर नहीं है C1 बटा में C2। ऐसा आ जाता है कि शुरू वाला 2 बराबर, लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि कोई हल
नहीं होगा। हलों की संख्या में कोई हल नहीं होता, इसमें हल होकर नहीं करेगा, एक भी हल नहीं होगा। युग्म का नाम विरोधी युग्म है, ये विरोध करता है, विरोधी युग्म। ग्राफीय निरूपण में देखेंगे समांतर होता है। जब इसे ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एकदम समांतर जाएगी, इस तरह से इसके बीच की दूरी बराबर रहेगी। संगत असंगत में असंगत होता है। उसी तरह से एक और देखेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। हलों की संख्या देखेंगे तो इसमें अनंत हल होता है, अनंत, अनेकों, इन्फिनिटिव, अनंतों हल इसमें हो जाएगा। युग्म का नाम में इसको कहा जाता है आश्रित युग्म, आश्रित युग्म होता है ये। इसमें क्या होगा तो संपाती होगा, संगत होगा। यहाँ संपाती कहने का मतलब क्या है कि जब भी ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही पर जाएगा। संपाती का मतलब होता है कि जब भी ग्राफ खींचेंगे तो दोनों समीकरण का एक ही पर ग्राफ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछता कैसे है। पूछेगा कैसे कि यदि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो हलों की संख्या बताइए। ऑप्शन में दिया रहेगा 1 2 3 4, 1 पर टिक कर देना है। चाहे दे देगा कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो युग्म का नाम बताइए। तो युग्म का नाम क्या हो जाएगा, अविरोधी। अविरोधी दिया रहेगा, विरोधी दिया रहेगा, आश्रित दिया रहेगा, तो आप लोग अविरोधी क्या करना है, टिक कर देना है। अगर ऐसे भी दे सकता है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 तो ग्राफ खींचेंगे तो उसमें कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, तो प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। तो प्रतिच्छेदी पर टिक कर देना है ग्राफीय निरूपण में। अगर पूछ देगा कि संगत होगा कि असंगत तो ये तो संगत हो जाएगा, डेफिनेटली ये संगत है। ऐसे भी पूछता है कभी कभी कि अगर किसी समीकरण का अद्वितीय हल है तो उसका शर्त क्या होगा, हल पूछ दिया तो ये वाला इसका आंसर हो गया। चाहे ये पूछ दिया कि हलों की संख्या 1 है तो युग्म का नाम बताइए, युग्म का नाम विरोधी। बहुत प्रकार के इसमें से क्वेश्चन पूछता है। पूछ देगा कि हलों की संख्या अगर 1 है बाबू तो युग्म का नाम बताइए, तो अविरोधी युग्म। चाहे पूछ देगा हलों की संख्या 1 है तो ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। संगत होगा कि असंगत होगा तो संगत होगा। चाहे ये भी पूछता है कि अगर युग्म अविरोधी है तो बताइए कि यह संगत है कि असंगत है, संगत है। अविरोधी है तो इसके लिए शर्त क्या है, तो शर्त A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो वैसे ही एक यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए देते हैं, जैसे देखिए दे दिया, यदि कोई दो समीकरण विरोधी युग्म दर्शाते हैं तो उसके हलों की संख्या क्या होगी, हलों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन में दिया रहेगा, ऑप्शन में मान लीजिए 1 दे दिया, यहाँ पर दे दिया अनंत दे दिया, सी में मान लीजिए 5 दे दिया, डी में दे दिया 1 भी नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब विरोधी युग्म होगा तो विरोधी युग्म कहाँ पे है, यहाँ पे विरोधी युग्म है तो हलों की संख्या, तो इसमें देखेंगे हल कितना है, कोई हल नहीं होता है, मतलब कि ये गुणों हल नहीं होगा। जब विरोधी युग्म में रहेगा तो एक भी हल नहीं होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कि विरोधी युग्म है तो हलों की संख्या क्या होगा। वैसे ही पूछ सकता है कि अगर रेखाएं संपाती है तो इसके लिए शर्त क्या है, तो शर्त A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यह संपाती है तो संगत होगा कि असंगत होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछता है। और इसी जो चार्ट बनाए हैं इसी चार्ट से इस चैप्टर में अधिकतर प्रश्न आता है, इससे बाहर कभी कभी देता है। इस चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में 2 या 3 इसमें से फिक्स है कि अइबे करता है, इतना में से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है कि अइबे करता है, इसलिए इसको अच्छे तरह से देख लेना है। अब बता दिए कि कैसे कैसे पूछता है,
जैसे एक और उदाहरण देते हैं। मान लीजिए पूछ दिया कि कोई अगर ग्राफ खींचने पर रेखाएं समानांतर आ रही है तो उसके लिए शर्त क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1 बराबर नहीं है c1/c2, या हलों की संख्या क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल इसी पर देखते हैं, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एग्जाम्पल इस पे और एक लेते हैं। जैसे दे दिया 2x + 3y बराबर 8, और यहाँ पर दे दिया x + 6y बराबर 16। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। इस प्रकार से दे दिया और पूछ दिया कि इसके हलों की संख्या कितना होगा। इसको पूछ दिया कि इसके हलों की संख्या कितना है। तब क्या करना है, पहले नंबर जो ये समीकरण दिया गया है ये वाला, इसको चलिए विस्तार से यहाँ पर बना देते हैं। यहाँ पर 2x + 3y बराबर 8 दिया गया है। इसको पहले इधर करेंगे, 2x + 3y प्लस इधर आएगा तो माइनस में उधर का बच गया 0। ऐसे इधर नहीं करेंगे तब वो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसे कर लेना चाहिए, नियम है। अगर 2 नंबर में दे देता है तो ऑब्जेक्टिव में अगर नहीं करोगे तब भी काम चला जाएगा। c का मान इधर करके ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। इसमें a का मान निकाल लेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 2, इधर b का मान कितना हो जाएगा 3, और c का मान कितना होगा -8। लेकिन ये समीकरण 1 से निकाले हैं, इसलिए इसको कर देंगे a1 b1 c1, पहचान के लिए कि ये 1 से निकाले हैं। तथा समीकरण 2 देखेंगे, x + 6y बराबर कितना है 16। तो इसको उधर प्लस में इधर ला देंगे, इसको भी x + 6y प्लस बाहर इधर लाएंगे तो माइनस में, उधर बच गया 0। इसको मान लीजिए कि ये हमारा समीकरण 1 है। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि a1 का मान निकाल लेते हैं। a1 का मान निकाल लेंगे, यानी कि x के गुणा में क्या रखा गया है। तो x के गुणा में देखेंगे तो 1 है, क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 तो ज़रूर होगा। b1 का मान देखेंगे तो 6 हो जाएगा, c1 का मान देखेंगे तो -16। अब क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे। अब यहाँ पर a1 लिख दिए हैं, तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग समीकरण 2 का निकाल रहे हैं, तो पहचान के लिए a2 b2 c2 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इसको निकालना है, यानी कि a1/a2 को निकालना है। a1 का मान कितना गया है 2, a2 का मान कितना है 1। यहाँ पर देखिए a1 का मान 2, a2 का मान 1। तो नीचे 1 है तो 1 नीचे रहने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो अभी वो छिपा रहता है। अब निकालेंगे b1/b2, b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान कितना गया 3, और b2 का मान कितना गया 6, कटा लेंगे, 3 दूना के 6, यानी कि 1/2। अब दोनों देखेंगे कि बराबर आया है कि नहीं आया है। हाई आ गया a1/a2 बराबर 2, हाई b1/b2 बराबर आ गया है 1/2। तो पहला नंबर लिख लेंगे क्या कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि इसका RHS तो बराबर नहीं ना हुआ है, दोनों राइट हैंड साइड दोनों का बराबर नहीं है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा और इसमें पूछा था हॉलों की संख्या, तो अब क्या हल होगा, देखिए ऐसा कहाँ पे है यहाँ पे, यानी कि कितना हल होगा 1। आंसर हो गया। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये इसमें पूछ दिया कि हॉलों की संख्या क्या है, तो हॉलों की संख्या यहाँ पर ऐसा कुछ आया हुआ है शर्त, तो इसके लिए हॉलों की संख्या हो गया 1। अगर यह पूछ देता इसी प्रश्न में कि युग्म का नाम बताइए, तो इसी प्रश्न में युग्म का नाम क्या हो जाता है, अविरोधी होगा। अगर पूछ देता कि बताइए कि ये ग्राफीय निरूपण में क्या होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी समांतर संपाती में क्या होगा, तो ये हमारा हो जाता प्रतिच्छेदी। या इसी प्रश्न में पूछता कि बताइए कि ये संगत है कि असंगत, तो संगत हो जाता। क्यों, क्योंकि हमारा शर्त ये वाला आ गया है, और जब ये आ गया तो इस लाइन में जितने भी लगे हुए हैं सब उसी के साथ में घटाते चले जाएंगे, यानी कि सब इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि पहले नंबर हल करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकाल लेना है। और एक और बात ध्यान रखना चाहिए, जब शुरू वाला दोनों बराबर आए तब ही c1/c2 का मान निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दोनों a1/b1
बराबर C1/C2 निकाल रहे थे, लेकिन दोनों बराबर नहीं आया। इसमें C1/C2 का मान निकालबे नहीं किए, क्योंकि निकालने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जब शुरू वाला दोनों बराबर न आए तो हम C1/C2 का मान निकालबे नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये बराबर आ जाता तो C1/C2 का मान निकालते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दे दिया 2x - 3y + 8 = 0, और यहाँ पर दे दिया 4x - 6y - 2 = 0। इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया और पूछ दिया कि इसमें हॉलों की संख्या बताइए कि आखिर हॉल कितना होगा इस प्रश्न में। तो उसी तरह से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। तो इसमें इसको अगर समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, दोनों बराबर किसी पार है तो ठीक है, अगर उधर आता तो इधर ला लेते। तो अब क्या करेंगे कि इसमें A1 का मान निकाल लेंगे। A1 का मान 2, B1 का मान -3, C1 का मान 8। अब दूसरा से A2 का मान निकालेंगे। A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान -2। निकालने के बाद में क्या करेंगे, A1/A2 करेंगे। A1/A2, A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4, कटाएंगे तो 1/2। A1/A2 को निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि B1/B2 निकाल लेते हैं। B1/B2, B1 का मान -3, B2 का मान -6, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कट जाएगा, 3 दूना का 6, ये भी आ गया 1/2। तो पीछे बताए हैं अभी कि जब शुरू वाला A1/A2 B1/B2 बराबर आ जाता है तो C1/C2 भी निकालिए, लेकिन अगर ये बराबर नहीं आता तो C1/C2 नहीं निकालते। लेकिन यहाँ पर हम C1/C2 निकालेंगे क्योंकि दोनों वाला बराबर आ गया है। C1/C2 निकालेंगे। C1 का मान कितना है 8, C2 का मान -2, ये कट जाएगा, 2 चौके 8, बच गया ये -4। तो इसमें देख लेंगे कि कौन कौन बराबर आया है। शुरू वाला दोनों बराबर आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। शुरू वाला बराबर आ गया, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ये -4 है, दोनों तो बराबर था, लेकिन हाई वाला बराबर नहीं था। जब ऐसा आ गया तो हॉलों की संख्या पूछा है। हॉलों की संख्या तो देखिए ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे। इसमें हॉलों की संख्या कितना है, एक भी नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव इसी से आता है, अब अलग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसी जितना हम बताए हैं ये वाला चार्ट, उसी चार्ट से ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में अधिकतर पूछता है। तो कोई हल नहीं होगा। अगर पूछ दिया होता कि युग्म का नाम बताइए तो विरोधी, ग्राफीय निरूपण में बताइए समांतर, संगत है कि असंगत है, तो असंगत है। इसी प्रश्न का 4 आंसर, 1 2 3 4 आंसर हो सकता था, लेकिन कैसा पूछा है ये ध्यान में रखना है। वज्र गुणन के लिए सूत्र, वज्र गुणन के लिए सूत्र, तो इसका सूत्र केवल याद कर लेना है। इसको x/B1C2 - B2C1 बराबर y/में C1A2 - C2A1 बराबर 1/A1B2 - A2B1। ये वज्र गुणन को हल करने के लिए सूत्र है। तो चलिए इस चैप्टर में आने वाले कुछ अलग से प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि ये वाला दिया गया है, k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 5 तथा 3x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। तो हमें ध्यान देना है कि अनंत हल होने के लिए क्या शर्त है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं तो ऐसे ही जल्दी में बनाने की कोशिश करेंगे, A1/A2 B1/B2 C1/C2, क्योंकि समय की बड़ी महत्व होती है परीक्षा में। तो अगर जल्दी बनाने के लिए जान जाएंगे तो बड़ी काम करेगा, टाइम बचेगा। तो इसके बट्टा में इसको करेंगे, मतलब इसके गुणांक के, तो x के बट्टा में इधर x के गुणांक कितना है 1, x के पहले गुणांक 1 है, इसके बट्टा में कितना हो गया 3 बराबर इस यहाँ पर हो गया 2, और यहाँ पर k पता नहीं है, k का मान बताना है, और इधर हो गया 5। अगर इसको इधर लाएंगे तो -5 कर लेंगे। अब बराबर 15 है, उसको भी इधर लाएंगे बराबर की, इस बार इधर प्लस में इधर आ गया तो -15। फिर से एक बार देखिए ध्यान से,
इसके गुणा में 1 छिपा हुआ है, इसके गुणा में 1 छिपा हुआ है। कहा है कि अनंत हल होना चाहिए। अनंत हल होने के लिए शर्त हमारा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। तो इसके गुणांक में 1, इसके गुणांक में 3 बट्टा में कर लेंगे क्योंकि a1/a2 होता है, इसके गुणांक में 2, इसके बट्टा में k। इधर बराबर को उस पार प्लस में, इधर लाए हैं तो माइनस में। प्लस में भी लिख सकते हैं जब बराबर के दोनों उसी पार है तब, लेकिन ऐसे नियम कहता है कि बराबर के इस पार करके तब हल करना चाहिए। तो मान लीजिए बराबर को उस पार प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये भी बराबर को उस पार है, इधर आया तो माइनस में। अब इसको क्या कर लेते हैं, कटा लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों का हो गया बराबर हो गया, शुरू वाला लास्ट वाला का हो गया बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे कि ये भी 1/3 बन जाए, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए, शुरू वाला लास्ट वाला दोनों का हो गया बराबर। लेकिन हयो तो बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहेगा। तो बराबर होने के लिए ऊपर 2 है तो नीचवा 3 बचाना है, ऊपर 1 बचाना है। तो क्या रखेंगे, अगर यहाँ पे k के जगह पर 6 रख देते हैं, जैसे 2 तिहाई 6, अगर 6 रख देंगे तो ये कट के बच जाएगा 1/3। उस k के स्थान पर ऐसा मान रखेंगे कि कटने के बाद में 1/3 आ जाए। ऊपर 2 है गया है, नीचे 3 लाने के बाद तो 3 लाना है, मतलब कि 6 रख देंगे तो 2 तिहाई 6, और ऊपर 2 एकम 2 तो 1/3, यानी कि इसमें k का मान हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि हम लोग k के स्थान पर कितना रखेंगे 6। अगर 6 रख देंगे तो 2/6 है, कट के आ गया 1/3, तो तीनों बराबर हो गया क्योंकि ये 1/3 ये भी 1/3। उसी तरह से अगला चलेंगे। दूसरा दिया है समीकरण 3x - y - 2 बराबर 0 में b का मान क्या है। तो b का मान यानी कि y के जो गुणा में होगा वो b का मान होगा। तो x के गुणा में जो रहता है वो a का मान, y के गुणा में रहेगा b का मान। तो y के गुणा में यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 तो जरूर है, ऐसे y के पहले इस प्रकार से इसके पहले 1 जरूर छिपा है, यानी कि -1। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा माइनस बी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर माइनस से एक हो गया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, सिंपल सा है। 3x + ay = 1 में x का मान 1, y का मान 2, तो a का मान निकालिए। 3x का मान 1 दे दिया है प्लस a y का मान 2 दे दिया है, और यहाँ पर हो गया बराबर 1। देखिए ध्यान से, प्रश्न ये है 3 हो गया, x के स्थान पर कहा है कि 1 रखिए, प्लस a y के स्थान पर 2, और बराबर कितना है 1। मतलब कि इसमें हाई वाला मानवा बैठा दिए, इसमें इस मान को रख दिए, दोनों को रखने के बाद a का मान निकाल लेंगे। 3 में 1 में गुणा करेंगे 3, प्लस a में 2 में गुणा करेंगे 2a बराबर 1। ये हो जाएगा, इधर प्लस में उधर ले जाएंगे इसको, तो क्या करेगा कि ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि इधर हो गया 2a बराबर 1। 3 इधर प्लस में, उधर गया माइनस में 3, इधर हो गया 2a, एक प्लस में माइनस में तो घट जाएगा, बचेगा -2। तो अब यहाँ पर कटा लेंगे, यानी कि एक का मान निकालेंगे तो इधर जाएगा भग्गा में, आ गया 2, 2 एकम 2, यानी कि हो गया -1। तो a का मान इसमें कितना हो जाएगा -1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इसमें ऑप्शन नंबर हो गया डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर में दिया गया है AM बराबर नहीं है BL, और ये जो दोनों हैं समीकरण युग्म AX + BY = C, LM + MY, LM यहाँ पे है प्लस MY बराबर N के हल हैं। इसी दोनों समीकरण के ये हल हुए हैं, इसी दोनों समीकरण के हल है। तो बताना है कि ये कौन सा युग्म है, यानी कि बताना है कोई हल नहीं होगा, कि अद्वितीय होगा, कि अनंत होगा, कि 5 हल होगा, ऐसे कुछ दे दिया है ऑब्जेक्टिव में। तो हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग अभी पता है कि समीकरण 1 वाला समीकरण 2 वाला रहता है, तो समीकरण 1 के बट्टा में समीकरण 2 के मानों को करते थे गुणांक के, जैसे यहाँ पे किए हैं, इसके बट्टा में इसको कर रहे थे। वैसे ही इसमें से जो ये हमारा समीकरण दिया गया है 1/L B/M, ऐसे करके देखेंगे और वो देखेंगे कि बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसी में से हल करेंगे। तो A अब बट्टा में ये वाला पहला इसका लिए A, इसका पहला लेंगे L,
बराबर नहीं है, इधर का बच गया b बच गया। इधर आई वाला गुणा में है, मतलब m इस पर है तो इधर कहाँ जाएगा, भागा में। फिर से देखिए, इसका पहला a लिख लिए, यहीं पे छोड़ दिए a को, इधर से पहले का बट्टा में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पहला के बट्टा में पहला कर रहे थे, पहला समीकरण का और दूसरा का समीकरण को बट्टा में कर रहे थे ऐसे, a बट्टा में l। उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर हमारा बच गया l, तो इधर नीचे ला दिए हैं इस पर, इधर बच गया b, और बच गया m, इसको ले गए यहाँ पे, जो कि दूसरा हो गया। दूसरा कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, इसमें b इस m के बट्टा में आ गया, यानी कि b ऊपर हो गया, m आ गया बट्टा में, और दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पर कह दिया है। तो जब ऐसा आ जाता है कि मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, उसी समीकरण को कुछ बदल कर लिखा गया है, तो जब ये ऐसा आ जाएगा तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जो कि बताया गया है पीछे। तो ये हो गया अद्वितीय हल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर में। दिया गया है x + y = 14, x - y = 4, तो y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये हल करना है, तो हल करने के लिए कोई भी विधि अपना सकते हैं, लेकिन विलोपन विधि सबसे आसान है, तो यहाँ पर विलोपन का यूज हम कर देते हैं यहाँ पे। तो विलोपन में क्या किया जाता है कि दोनों समीकरणों को एक जगह पर लिख लेंगे, लिखने के बाद में देखेंगे कि कोई बराबर है कि नहीं है। तो बराबर दोनों है, x भी बराबर है, y भी बराबर है। तो जब बराबर है तो चिन्ह को देखेंगे कि अलग अलग है कि नहीं, अगर चिन्ह अलग अलग नहीं रहेगा तो चिन्ह को बदल लेंगे। तो ये बराबर भी है और साथ में चिन्ह भी अलग अलग है, तो इसको कटा लेते हैं। 1x 1x 2x बराबर 14 4 18, 2 का पारा पढ़ेंगे 9 बार में तो कट जाएगा ये, यानी कि x बराबर आ गया 9। इसको अगर समीकरण 1, अगर इसको 2 माने होंगे तो x का मान 1 में रख लेते हैं, यानी कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख लेंगे तो x के जगह पर 9 प्लस y बराबर 14, तो ये हो जाएगा y 14, मतलब y का मान यहीं छोड़ दिए, 9 प्लस में उधर गया तो माइनस में, घटा लेंगे तो बच जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव, जो कि अगले वीडियो में आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।